भविष्य में बनने वाले हमारे प्यारे प्यारे शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं को नमस्कार। आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सिंगल वीडियो आपको सीटेट पास करवा सकता है। इसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स को डिस्कस किया है। इस वीडियो में लगभग 30 से ज़्यादा टैग वर्ड्स से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। जैसे अवसर देना है या प्रोत्साहित करना है या चर्चा में शामिल करना है या करके सीखना है या सृजनात्मकता से रिलेटेड है, अर्थपूर्ण अधिगम से रिलेटेड है, कारण का पता लगाना इससे रिलेटेड है या विभिन्न गतिविधि करवाना इससे रिलेटेड है। ये सब हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। मतलब इस तरह का टैग वर्ड देखने के बाद आपको तुरंत उस आंसर को सही कर देना है। या अगर जैसे कहीं पे कठोर नियम या पीटने की बात हो या कम नंबर देना या दंड देने की बात हो या कंठस्थ करवाना मतलब याद करवाने की बात हो, रटने की बात हो या केवल मात्र एक ही या सिर्फ इस तरह का कुछ लिखा हो या हतोत्साहित करने की बात हो या पेपर पेंसिल टेस्ट की बात हो या अतिरिक्त ट्यूशन पर बल देने की बात हो या गलती पर डांटने की बात हो या जेंडर रूढ़िवादिता की बात हो, तो ये सारा हमारा निगेटिव टैग वर्ड होता है। इसको और डिटेल से समझने के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ 30 या 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवनीत ट्यूटोरियल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। जैसे हमारा पहला टैग वर्ड है निगेटिव है, जो कि केवल या ओनली की जहाँ पे बात हो ये निगेटिव टैग वर्ड होता है। जैसे क्वेश्चन है बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। निगेटिव वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि कॉग्निटिव अगर वो रेडी होगा मतलब संज्ञानात्मक रूप से वो रेडी रहेगा तो अच्छे ढंग से सीखेगा, तो ये तो पॉजिटिव बात हुई। फिर कह रहा है कि बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, चिल्ड्रन लर्न इन नंबर ऑफ वेज, तो ये भी सही बात कर रहा है, ये भी हमारा पॉजिटिव है। तीसरा कह रहा है कि बच्चे सीखते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, तो ये भी सही बात है कि बच्चे अगर इंटरनल प्रेरित हो गए मतलब इंटरनल अगर मोटिवेटेड रहेंगे तो वो अच्छे ढंग से सीखेंगे, तो ये भी हमारा पॉजिटिव हो रहा है। बट एक फोर्थ ऑप्शन हमारा कह रहा है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो कक्षा में सीखेगा, घर पे भी बच्चा सीख सकता है, समाज में भी सीख सकता है, फ्रेंड्स के साथ भी सीख सकता है, फैमिली के साथ भी, मतलब हर तरह से वो सीख सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है और जो गलत है वही सही है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद बस आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, 3-4 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा, आपको समझ आ जाएगा कि टैग वर्ड सीटेट एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, इंक्लूसिव एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो पहला कह रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण वाला होगा उसमें केवल सरकारी विद्यालय में ही उपलब्ध करवाया जाए। अब यहाँ पे केवल की बात कर दिया और केवल तो हमारा निगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन तो होने से रहा। दूसरा कह रहा है कि दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए। यहाँ पे सिर्फ का बात कर रहा है, केवल का बात कर रहा है, ओनली का बात कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। देखते ही हमें ऑप्शन को कट कर देना है। मतलब अगर हम लोग टैग वर्ड्स अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो ज़्यादा हमको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 2-4 बार आप ऑप्शन को पढ़ेंगे आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तीसरा कह रहा है कि सरकारी विद्यालय में केवल अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई जाए। अब केवल की बात कर रहा है भाई, केवल हमारा निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, तो ये बिल्कुल सही बात है कि उसके हमें मतलब चिल्ड्रेन के एबिलिटी को हमें ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि हर स्टूडेंट का एबिलिटी अलग अलग होता है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई लेट से सीखता है, तो उसके एबिलिटी पे हमें उतना विशेष ध्यान नहीं देना है कि उसके अकॉर्डिंग हम उसे सेग्रीगेट नहीं करेंगे, मतलब उसको उसके अकॉर्डिंग नहीं बांटेंगे, सबको उससे दूर हट के हम सभी बच्चों को अच्छे ढंग से शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे और समान शिक्षा का अवसर देंगे। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट टैग वर्ड है हमारा निष्क्रिय, पैसिव की बात हो रहा है जो कि निगेटिव टैग वर्ड होता है, और एक सक्रिय एक्टिव की बात हो रहा है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अब जैसे क्वेश्चन है हमारा कि बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहा है, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमारा क्या कहता है कि सिस्टम बच्चा के लिए बना है, ना कि बच्चा सिस्टम के लिए, मतलब बच्चों को हमें सेंटर में रख के कोई भी काम करना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है। अब टीचर की अगर कोई भूमिका नहीं होगी तो ऐसा तो हो नहीं सकता, जब अगर कोई टीचर रोल कोई प्ले ही नहीं करेगा मतलब कोई काम ही नहीं करेगा तो शिक्षा कैसे संभव है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। अरे भाई जब टीचर एक्टिव होंगे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट स्टूडेंट को हमें पैसिव नहीं लेना है। मतलब अगर विद्यार्थी निष्क्रिय रहेगा तो आप किसको सिखाएंगे, टेबल कुर्सी को तो सिखाएंगे नहीं, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि विद्यार्थियों को सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अगर स्टूडेंट सिर्फ सीखना चाहेगा और शिक्षक सिखाना ही नहीं चाहेंगे, मतलब वो अगर पैसिव होंगे सिर्फ स्टूडेंट के एक्टिव रहने से तो होगा नहीं, मतलब स्टूडेंट और टीचर दोनों को हमें एक्टिव रख के चलना है ना, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। चौथा कह रहा है कि शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, टीचर एंड स्टूडेंट्स आर बोथ एक्टिव, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, मतलब फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो टैग वर्ड्स का कमाल आप लोग देख रहे हैं, कितने आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला हमारा निगेटिव टैग वर्ड होता है मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज की बात कर रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास। कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात हो रहा है, तो व्हिच मेथड ऑफ असेसमेंट वुड बी प्रीफर्ड, मतलब किस तरह का हमें असेसमेंट को प्रीफर करना है। तो पहला कह रहा है सहयोगी प्रायोजित कार्य, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, तो ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है कि एक दूसरे से सहयोग करके बच्चा अच्छे ढंग से सीखेगा। दूसरा कह रहा है कि एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा है, तो ये हमारा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ तो हम बच्चों को नहीं लेकर के चल सकते हैं ना। तीसरा कह रहा है मानक परीक्षण, स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेकर के भी हम बच्चों को अच्छे ढंग से शिक्षा नहीं दे सकते हैं। चौथा कह रहा है मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा, टेस्ट बेस्ड ऑन मेयर रिकॉल पे, मतलब सिर्फ हमें स्मरण पे आधारित नहीं लेकर के चलना है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है दंड की बात हो रही है, सजा की बात हो रही है या भय की बात हो रही है, मतलब पनिशमेंट या फियर की अगर बात हो तो ये हमारा नेगेटिव टैग वर्ड होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, मतलब बच्चों को हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है तो उसके लिए हमें कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना। अब छोटे छोटे कार्य के लिए मतलब बच्चा अगर होमवर्क करके लाया फिर भी उसको कोई रिवार्ड दे दिए, या अच्छा से राइटिंग लिखा फिर भी रिवार्ड दे दिए, तो इससे उसको हम प्रोत्साहित नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरनल मोटिवेटेड होगा ही नहीं, वो तो सिर्फ एक्सटर्नल हो जाएगा कि हमें पुरस्कार मिलेगा इसलिए हम होमवर्क करके ले जाएंगे, तो इससे हम एजुकेशन को बेटर नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, मतलब सिर्फ प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर हमें बल नहीं देना है, मतलब सिर्फ हमें नॉलेज पे ही ध्यान नहीं उसका रखना है, क्योंकि उसके हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान रखना है, सर्वांगीण विकास पे ध्यान रखना है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। अब बच्चों को हमें दंडित तो करना नहीं, क्योंकि अगर बच्चा गलती कर रहा है, गलत उत्तर अगर वो बच्चा दे रहा है तो वो तो एक अधिगम का हिस्सा है, मतलब लर्निंग का एक हिस्सा होता है ना। गलत अगर गलती बच्चा कर रहा है तो तभी वो सीखेगा अच्छे ढंग से, वो तभी सीख पाएगा। तो लास्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ कह रहा है कि बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड देन ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन द सेम। बिल्कुल सही बात कर रहा है कि बच्चा गेस करेगा और उसके बाद ब्रेन स्टॉर्म करेगा, मतलब अच्छे ढंग से अनुमान लगाएगा, फिर उसके बाद मंथन करेगा कि क्या आंसर होगा, या सही होगा कि गलत होगा, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो रहा है, तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है व्याख्यान या व्याख्या की बात करें या परिभाषा की, मतलब लेक्चर या डिफिनीशन की बात हो तो ये हमारा नेगेटिव टैग वर्ड होता है। हाँ, अगर नहीं में क्वेश्चन रहेगा, नॉट वाले में क्वेश्चन रहेगा तो नेगेटिव का भाई तो नेगेटिव होगा, तो ये ऑप्शन को हम सही करेंगे, बट अगर पॉजिटिव में रहेगा तो नेगेटिव वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहती है, इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए। अब खोजी अधिगम की बात हो रहा है, डिस्कवरी लर्निंग की बात हो रही है, मतलब बच्चा अच्छे ढंग से डिस्कवर करे तब सीखे, तो उसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। तो पहला कह रहा है व्याख्यान विधि का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करके सिर्फ हम बच्चे को लेक्चर दे करके तो ऐसा कर नहीं सकते, वो तो चॉक एंड टॉक मेथड हो गया कि आए लेक्चर दे दिए। हाँ, वो कॉलेज वगैरह में होता है, बट ऐसा जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे उस समय सिर्फ लेक्चर देने से तो बच्चा समझ नहीं पाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तक के इस्तेमाल पर बल देना। सिर्फ हम बुक के इस्तेमाल पर बल देंगे ऐसा भी नहीं तो नहीं है, मतलब बुक के अलावा आउट ऑफ सिलेबस भी तो हमको जाना है, आउट ऑफ सिलेबस भी तो हमें बच्चों को सिखाना है कि हाँ ये बुक से बाहर है, या हमें उसके प्रीवियस नॉलेज को भी तो लेकर के चलना है कि बच्चा पहले से ये जानता है, उससे हम रिलेट करेंगे न्यू नॉलेज को, तो ये भी ऑप्शन सेकेंड गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोगों को सुसाध्य करना चाहिए। फैसिलिटेट सेल्फ डायरेक्टेड एक्सपेरिमेंटेशन विथ रिक्विसाइट गाइडेंस। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि बच्चा अगर सेल्फ डायरेक्टेड एक्सपेरिमेंटेशन करता है, मतलब वो खुद से अगर मार्गदर्शन कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा बात होता है, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। फिर भी चौथा ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कि विद्यार्थियों को बिना किसी मार्गदर्शन के खुद काम करने देना चाहिए। मतलब विद्यार्थी को अगर हम गाइडेंस नहीं देंगे, छोटा बच्चा है उसको अगर हम गाइड नहीं करेंगे तो वो क्या अच्छे ढंग से काम करेगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, मतलब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट टैग वर्ड है हमारा रटना या याद करना, रोट या मेमोराइज की बात होगी, ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है। वहीं अगर समझाने की बात होगी, अंडरस्टैंडिंग की बात होगी, तो वो हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। तो पहला कह रहा है परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना चाहिए। अब बच्चों को हमें डराना तो है नहीं, मतलब भय पैदा करके तो हम बच्चों को पास नहीं ना करवा सकते, या हम उसको शिक्षित नहीं ना बना सकते, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है रट कर याद करने पर बल देना। अगर हम लोग भी रट के
याद किए रहते, हम लोगों के भी टीचर रट करके याद करवाए रहते, तो आज हमें थोड़ी ना कुछ भी याद रहता, क्योंकि रटा हुआ चीज़ तो कुछ ही दिन के लिए याद रहता। अगर हम उसको अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो हमेशा के लिए याद रहता। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना। सिर्फ हम बच्चों से सुनेंगे, मतलब उसको बोलेंगे कि जो याद किया उसको सुना दो सुना दो सुना दो, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत होगा। चौथा कह रहा है बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। हाँ, यहाँ पे ये सही बात कर रहा है कि बच्चों के हमें मतलब प्रीवियस नॉलेज को अभी के प्रेजेंट नॉलेज के साथ अगर हम जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चा अच्छे ढंग से समझ पाएगा, अच्छे ढंग से अधिगम हो पाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। अगर हम संकल्पनात्मक समझ की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, मतलब बच्चा को कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब सिर्फ हमें मेमोराइजेशन बेस्ड पे बात कर रहा है, मतलब सिर्फ हमें रटवाने की बात कर रहा है, मेमोराइज करवाने की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो देखते ही गलत कर देना है। दूसरा कह रहा है कि संकल्पों के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अगर नहीं वर्ड नहीं रहता तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता था, क्योंकि उदाहरण के साथ साथ हमें गैर उदाहरण भी लेकर के चलना है। मतलब किसी एक टॉपिक के बारे में हम पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक हम बताएंगे, बट उससे बिना रिलेटेड भी हम तीसरा टॉपिक बताएंगे, तभी बच्चों को अच्छे ढंग से समझ आएगा कि अच्छा ये सही है और ये गलत है। गैर उदाहरण भी इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करें, अर्थपूर्ण अधिगम की बात करें, तो वहाँ पे गैर उदाहरण देना बहुत ही अच्छा काम करता है। तीसरा कह रहा है जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में से संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करना चाहिए। तो ये तो सही कह रहा है कि जो प्रस्तुत किया गया है पहले से, उसके साथ साथ पुराने वाले को भी हमें संबंध स्थापित करना है, पहले के ज्ञान को संबंध स्थापित करना है। तो ये एकदम सही कह रहा है। तो दूसरा तो हमारा गलत था क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा दिया था, तीसरा सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि अध्यापन की व्याख्यान विधि पर ही सीमित रहना चाहिए। सिर्फ हमें लेक्चर मेथड का ध्यान रखना है। तो सिर्फ लेक्चर मेथड से तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, कॉलेज का तो स्टूडेंट है नहीं ना, आपके पास तो छोटा बच्चा है, प्राइमरी लेवल का स्टूडेंट है, तो उसे हमको अच्छे ढंग से समझाना है ना, सिर्फ लेक्चर देने से तो होगा नहीं। तो चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है वेधन और अभ्यास की बात करें, ड्रिल और प्रैक्टिस की बात करें, ये भी हमारा नेगेटिव टैग वर्ड होता है। जैसे क्वेश्चन है बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब हमारे कॉन्सेप्चुअल चेंज की बात कर रहा है, जो चिल्ड्रन थिंकिंग में अगर हम कॉन्सेप्चुअल चेंज लाना चाहते हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए और बच्चों को हम कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो पहला कह रहा है दंड का प्रयोग करके। अब बच्चा को हम पनिशमेंट दे देंगे तो उससे तो ये ठीक नहीं हो सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है बहु या विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, गिविंग मल्टीपल एग्जाम्पल एंड इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू रीजन। तो हाँ, यहाँ पे तो ठीक कह रहा है कि बच्चों को हम इनकरेज करेंगे और अलग अलग ढंग का एग्जाम्पल देंगे, तो ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। फिर भी हम आगे का ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि पेडागोजी में अगर आपको कोई ऑप्शन सही लगे तो फिर भी आप नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि 3-4 ऑप्शन में से तीनों ऑप्शन सही हो, तो जो ज़्यादा अच्छा होगा, जो ज़्यादा बेटर होगा, उसे हमें लेकर के चलना है। तीसरा कह रहा है बच्चों को सही संप्रदाय का रट्टा मारने के लिए कहकर। अब यहाँ पे देखिए रट्टा मारने की बात कर रहा है, तो यह तो गलत हो गया, देखते ही हमें गलत कर देना है। चौथा कह रहा है बारंबार वेधन और अभ्यास द्वारा, सिर्फ हम रिपीटेड ड्रिल करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टैग वर्ड है पुस्तक केंद्रित की बात हो रहा है या शिक्षक केंद्रित। मतलब अगर टेक्स्ट बुक सेंटर्ड की बात करें या टीचर सेंटर्ड की बात करें तो ये हमारा निगेटिव टैग वर्ड होता है। वहीं अगर चाइल्ड सेंटर्ड की बात हो तो हमारा ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। जैसे क्वेश्चन है राशि ने बच्चों की अवधारणाओं को प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वो एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षक अधिगम का ये उपागम है। तो मतलब बच्चा को अगर हम आंसर दे दिए और उसको बोले कि अलग अलग ढंग से सारे बच्चे अलग अलग क्वेश्चन सोचो, तो ये तो अच्छा हो रहा है ना, कि बच्चे में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगा, अच्छा समझ विकसित होगा बच्चों में। तो ये कौन सा शिक्षा का अधिगम है, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा का अधिगम है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात यहाँ पे कर रहा है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो कोई तरह का एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं, उपदेशात्मक से भी तो कोई मतलब है नहीं, और कंठस्थीकरण का तो यहाँ पे बात ही नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टैग वर्ड है हतोत्साहित। डिस्करेज की बात कर रहा है, ये निगेटिव होता है, और वहीं प्रोत्साहित या इनकरेज करने की बात हो तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने, मतलब व्यक्तिगत वाक की बात कर रहा है, मतलब सेल्फ टॉक की बात यहाँ पे कर रहा है, या इसे प्राइवेट स्पीच भी हम बोल सकते हैं। प्राइवेट स्पीच की बात कर रहा है, वो क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए, मतलब बच्चा अगर खुद से बात कर रहा है तो शिक्षक को क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए। मतलब जैसे हम लोग अगर कोई काम करते हैं तो मन में सोचते हैं ना कि अरे ऐसे करते तो ये ठीक रहता है, ऐसे करते तो ठीक रहता है, तो ये अच्छा है या बुरा है,
मतलब सही है या गलत है, और टीचर को बच्चों के प्रति उस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना चाहिए। तो पहला कह रहा है उसे हतोत्साहित करना चाहिए। अरे भाई, बच्चा अगर खुद से बात कर रहा है, खुद से समझ बना रहा है, तो उसको हतोत्साहित क्यों करेंगे, आप उसे डिस्करेज क्यों करेंगे। अगर आप इनकरेज नहीं कर सकते, डिस्करेज करने का कोई हक नहीं है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है उसे हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है। ये तो और अच्छा हुआ कि यहाँ पे ध्यान खुद पे लगा रहा है, भंग नहीं कर रहा है, तो ये हतोत्साहित नहीं करना है। तीसरा कह रहा है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इसे स्वयं नियमन सुशासित होता है। तो ये सही कह रहा है कि हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर भी चौथा ऑप्शन देखते हैं, इसमें कह रहा है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इसमें शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो शिक्षक की जिम्मेदारी हमें खत्म तो करना नहीं है, और शिक्षक ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो, बल्कि प्रोत्साहित करने के पीछे रीजन होगा कि बच्चा खुद से अगर वो समझना चाहेगा तो खुद से समझ करके वो अच्छा अंडरस्टैंडिंग करेगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसमें आएगा, अच्छा से समझ विकसित करेगा। तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ पूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रही है कि एक टीचर कैसे उसको समझ सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं। तो पहला कह रहा है यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। तो ये तो सही कह रहा है कि भिन्नता जो है मतलब अलग अलग जो डिफरेंस है वो अभाव नहीं, मतलब कमी नहीं है। तो हाँ, सही बात है, सब में अलग अलग विभिन्नता अगर पाई जाएगी, सब में नॉलेज का लेवल अलग अलग होगा, अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग अलग होगा, तो ये अभाव का बात थोड़ी ना है, ये कमी का बात थोड़ी ना है। तो ये तो सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को नामांकन व पृथक करना। तो हमें बच्चों को ना नामांकन करना है, मतलब नामांकन मतलब यहाँ पे नामांकन की बात यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसका नाम हमें लिखना है, यहाँ पे सेग्रीगेट की बात कर रहा है भाई, मतलब उसको हमें लेबल करने की बात कर रहा है। लेबल तो हमें बिल्कुल नहीं करना है, और ना ही हमें उसके पृथक करना है, मतलब ना ही उसे हमें अलग अलग करके रखना है। तो ये भी सेकेंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उसके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूल में भेजकर। अरे भाई, हमें बच्चों को सबको समावेशी शिक्षा में लेकर चलना है ना, सबको एक समान शिक्षा देना है, सारे तरह के बच्चों को हमें लेकर के चलना है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि कक्षा में केवल एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके। एकल संस्कृति को हमें प्रोत्साहित नहीं करना है भाई, बहु संस्कृति को हमें प्रोत्साहित करना है, क्योंकि अलग अलग कल्चर के विद्यार्थी आएंगे, अलग अलग संस्कृति के स्टूडेंट आएंगे आपके पास, तो हमें सबको लेकर के चलना है ना कक्षा में। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा, मतलब फर्स्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही। नेक्स्ट हमारा एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है, समालोचनात्मक चिंतन की बात कर रहा है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात कर रहा है कि ये सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं करना है, तो क्या करना है, तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होना चाहिए। अब हमें कंठस्थ तो करवाना नहीं है, तो गलत को और गलत कर रहा है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए, मतलब 3-3 महीने पे हमें उसके विषय वस्तु को बढ़ाना है। अब ये रूम का रेंट थोड़ी ना है कि 1-1 महीने पे हमें रूम का रेंट बढ़ाते जाना है या इंटरेस्ट हमें बढ़ाते जाना है, ऐसा तो करना नहीं है। तीसरा कह रहा है खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कर रहा है कि इंक्वायरी और डेवलपमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग की बात यहाँ पे कर रहा है कि इसे हमें बढ़ाना है क्रिटिकल थिंकिंग को। ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। जो बच्चा अलग अलग ढंग से सीखेगा, अलग अलग ढंग से सोचेगा, तभी तो वो अच्छे ढंग से शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। फिर भी चौथा ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होना चाहिए, मतलब सिर्फ हमें परीक्षा के लिए सिखाना है बच्चों को, ऐसा थोड़ी ना होता है किसी परीक्षा के लिए सिखाएंगे, मतलब परीक्षा से बाहर इसके एग्जाम हॉल से बाहर आएगा और उसे कुछ याद ही नहीं रहेगा, या उसको अगर एक्स्ट्रा होलिस्टिक डेवलपमेंट की हमें बात करना है ना, सर्वांगीण विकास की बात करना है, सिर्फ हमें टेक्स्ट बुक सेंटर नहीं रखना है कि 2+2 4 ही होता है। अब उसे अलग अलग ढंग से हम सिखाएंगे कि 2+3 5 होता है और 2-2 0 होता है, क्यों होता है, वो सारा चीज़ हमें लेके चलना है ना, सिर्फ परीक्षा के लिए तो हमें नहीं पढ़ाना है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। नेक्स्ट हमारा है टैग वर्ड कलन विधि एल्गोरिदम की बात करें, जो कि निगेटिव टैग वर्ड होता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है। मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर कलन विधि के उपयोग से समस्या को हल करने में उसकी सहायता कर रहा है। कलन विधि मतलब यहाँ पे एल्गोरिदम की बात कर रहा है। एल्गोरिदम वो होता है, एक प्रोसेस होता है जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है। तो हमें मतलब बच्चों को, हर एक बच्चों के पास जा करके हमें समस्या का हल करने में उसे सहायता करना है। तो ये ऑप्शन कोई बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। आगे का ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक श्यामपट्ट पर प्रश्न को हल कर रहा है। अरे भाई, सिर्फ श्यामपट्ट पर मतलब ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, उससे बच्चा समझ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। तीसरा कह रहा है कि एक समस्या के समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण में व्यस्त है। तो हाँ, एकदम सही बात है कि विद्यार्थी जो है इंगेज है एक्सप्लोर करने में, मतलब कोई भी चीज़ के समस्या के समाधान खोजने में स्टूडेंट एकदम बिजी है, व्यस्त है। तो ये एकदम सही बात है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
फिर भी फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। चौथा कह रहा है कि विद्यार्थी सामूहिक रूप से पहाड़ों को एक लय में गा रहा है, मतलब सिर्फ हम टेबल्स को रटवा रहे हैं, एक लय में गीत की तरह गवा रहे हैं, तो इससे भी बच्चा सीख नहीं पाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टैग वर्ड है पृथककरण और नामांकन की बात कर रहा है, सेग्रीगेशन या लेबलिंग की बात कर रहा है, जो कि निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा समावेशन का नियम है। समावेशन का नियम कह रहा है मतलब इंक्लूजन की बात कर रहा है यहाँ पे। तो पहला कह रहा है विभेदन या भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट तो हमें करना नहीं है, बच्चों में भेदभाव तो हमें करना नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है माननीकृत अनुदेश, मतलब स्टैंडर्डाइज की बात कर रहा है, माननीकृत की बात कर रहा है, तो ये तो हमें नहीं करना है, हमें तो फ्लेक्सिबल लचीलापन की बात करना है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि हर बच्चे की कैपेसिटी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, तो हमें हर एक बच्चों की विभिन्नताओं को, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना है, तो ये सही है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर भी चौथा देखते हैं, पृथककरण और नामांकित करना, मतलब सेग्रीगेट हमें करना है या लेबल करना है, तो हमें बच्चों को लेबल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसमें किस चीज़ की जरूरत है। तो सीखने का अनुकूल माहौल, कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, तो ये तो सही कह रहा है कि सीखने का अनुकूल माहौल हमें होना चाहिए। फिर भी आगे का ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों का नामीकरण, मतलब लेवल करना है हमें बच्चों को, तो ये तो गलत हो गया, बच्चों को हमें लेवल नहीं करना है। विद्यार्थियों का अलगाव, सेग्रीगेट हमें करना है, नहीं भाई बच्चों को हमें सेग्रीगेट भी नहीं करना है। चौथा कह रहा है रूढ़िवाद को मजबूत करना, मतलब हमें स्टेरियोटाइप को बढ़ावा देना है, अरे नहीं भाई स्टेरियोटाइप को हमें खत्म करना है ना, तो तीनों ऑप्शन गलत हो गया, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। उसके बाद अगर कहीं पे भी आपको डिसिप्लिन अनुशासन का बात दिखे तो ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है। नियंत्रण कंट्रोल की बात हो ये भी हमारा नेगेटिव टैग वर्ड होता है। बच्चों को जैसे पहले के ज़माने में हम लोगों के टाइम में लोगों का एक कहावत था कि बच्चे खाली स्लेट होते हैं, ब्लैंक पेपर होते हैं, उसे जैसा आप लिख देंगे मतलब जिस तरह का चीज़ वो बच्चा कैप्चर कर लेगा, तो ऐसा भी नहीं, बच्चों को हमें खाली स्लेट नहीं समझना है, बच्चों को हमें लिटिल साइंटिस्ट, नन्हा वैज्ञानिक, ये सारा हमारा नेगेटिव टैग वर्ड होता है। वहीं अगर हम पॉजिटिव टैग वर्ड की बात करें तो लोकतांत्रिक की अगर बात हो, मतलब डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट की बात हो, तो ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। डिस्कशन चर्चा की बात हो, ये भी हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। बच्चों के इमोशन संवेग को समझने की बात हो, तो ये भी हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। करके सीखने की बात हो, लर्निंग बाय डूइंग की बात हो, तो ये भी हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। वहीं हस्तपरक अनुभव की बात हो, हैंड ऑन एक्टिविटी की बात हो, तो ये भी हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। ये सब कुछ ऐसे टैग वर्ड्स हैं जिसके हेल्प से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा तो जरूर हो रहा है, बट आई रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें, और उसके बाद आप कोई भी सेट प्रीवियस ईयर का उठा करके आप देख लें। अगर उसको में का 50% क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आकर के आप कमेंट करिएगा कि हाँ सर आपकी वीडियो देखने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आप ऐसे ही फेंक रहे थे। आप आज़ाद हैं, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर गलत आपको लगे, अच्छा समझ नहीं आया, तो आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारा नेगेटिव टैग वर्ड होता है समेटिव असेसमेंट, ये हमारा नेगेटिव टैग वर्ड होता है। वहीं फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो तो ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। इसी का दूसरा नाम है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब अगर लर्निंग का हमको असेसमेंट करना है, मतलब सीखने का आकलन करना है, तो ये हमारा समेटिव असेसमेंट की बात होती है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात हो तो ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो कभी भी हमें समेटिव असेसमेंट की तरफ नहीं जाना है, बल्कि हमें किसकी तरफ जाना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ जाना है। जैसे क्वेश्चन है कि एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? समेटिव कहेंगे? नहीं भाई, समेटिव तो हो ही नहीं सकता है, गलत है। नॉर्म रिफरेंस्ड, मतलब मानक संदर्भित, नहीं भाई ये भी गलत है। फॉर्मेटिव कहेंगे? हाँ एकदम सही, फॉर्मेटिव की बात यहाँ पे हो रही है। मानकीकृत स्टैंडर्डाइज की बात तो हो नहीं रही है। तो मतलब कभी भी आपको समेटिव दिखे या स्टैंडर्डाइज दिखे या नॉन डिफरेंस इस तरह का दिखे, मतलब योगात्मक या मानकीकृत दिखे, तो ये सारा आपको गलत कर देना है। हमें कभी भी सही ऑप्शन किसको लेके चलना है? फॉर्मेटिव, मतलब रचनात्मक की अगर बात हो तो वो हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। नेक्स्ट हमारा टैग वर्ड है तुलना, कंपैरिजन की बात हो रही है, जो कि निगेटिव टैग वर्ड होता है। क्वेश्चन है मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, मतलब द फोकस ऑफ असेसमेंट शुड बी ऑन, मतलब हमें असेसमेंट के लिए किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता है इसका चित्रण करना। अब बच्चा क्या नहीं कर सकता उसका चित्रण हम क्यों करेंगे, क्या कर सकता है उसके बारे में हम बताएंगे ना, तो ये तो गलत हो गया, देखते ही हमें गलत कर देना। मतलब आप ही के पेरेंट्स अगर आपको बार बार कहेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, अरे भाई जो कर सकते हैं उसकी भी तो बात कर लीजिए कभी, जो कर सकता है उसकी भी तो बात कर लीजिए कभी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना। अब बच्चों को हमें कंपटीशन तो करवाना नहीं है, बच्चों में हमें तुलना तो करना नहीं है, तो ये भी हमें गलत कर देना। मानक वर्ग में बच्चों को लेबलिंग करना, बच्चों को हमें लेबल भी नहीं करना है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चौथा कह रहा है अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। ये एकदम सही बात कह रहा है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं
और कैसे सीख रहे हैं, इसकी हम बात अगर करेंगे तो अच्छे ढंग से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। बल्कि ये नहीं कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। हम ये नहीं कर सकते मान तो लिया, हम एक्सेप्ट कर लिया कि हम ये नहीं कर सकते, बट हमारे में भी तो कुछ एबिलिटी होगी कुछ करने की। मतलब जो बच्चा अगर मैथ्स अच्छे ढंग से नहीं कर पाता है तो हो सकता है वो साइंस में अच्छा होगा, हो सकता है वो एसएसटी में अच्छा होगा, हो सकता है वो पेंटिंग में अच्छा होगा, तो कुछ में भी तो अच्छा होगा। तो हमें सारे फील्ड को लेकर के चलना है ना, ऐसा थोड़ी ना किसी एक फील्ड को लेकर चलना है। तो चौथा फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है त्रुटि या भ्रांतियाँ, मतलब इरर्स या मिसकॉन्सेप्शन की बात हो रही है। जैसे सीटेट एग्जाम में लोगों का मिसकॉन्सेप्शन रहता है ना, भ्रांति रहता है ना मन में कि अरे मतलब बहुत हार्ड सिलेबस है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है। आप एक बार पढ़ के देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखिए, अगर ये सब क्वेश्चन बार बार नहीं रिपीट होता है तो आप आकर के हमें कमेंट करिए कि हाँ सर आप झूठ बोल रहे थे। आप जो बोले कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ऐसा नहीं है। और सीटेट का सिलेबस बहुत हल्का है, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी है, लेकिन हाँ आपको टाइम तो देना पड़ेगा। अब ये थोड़ी है कि 10 दिन पढ़ लेंगे और एग्जाम निकल जाएगा। किसी भी एग्जाम को आप अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम तो उस पर देना पड़ेगा ना। तो मतलब बच्चे अगर सीख रहे हैं उसमें अगर इरर कर रहे हैं, मतलब त्रुटि अगर कर रहे हैं, या बच्चों में अगर भ्रांतियां हैं मतलब मिसकॉन्सेप्शन है, तो ये अधिगम का एक पॉजिटिव हिस्सा होता है। क्योंकि बच्चे अगर गलती करेंगे तभी ना वो सीखेंगे। या बच्चों में मिसकॉन्सेप्शन होगा कहीं पे अगर किसी चीज़ के बारे में कि ये ऐसे कैसे हो गया, तो मिसकॉन्सेप्शन है, तो बच्चों को आप सिखाएंगे समझाएंगे, तो ये सब तो हमारा पॉजिटिव होता है ना। तो क्वेश्चन है, रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। मतलब सही प्रक्रिया अगर वो पहचानवाना चाह रही है तो त्रुटि का विश्लेषण करे कि यहाँ पे गलती हुआ है तो क्यों हुआ है और इस गलती को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है। तो पहला कह रहा है अधिक त्रुटि वाले छात्रों को कम त्रुटि वाले छात्रों से पृथक करना। अब हमें बच्चों को पृथक थोड़ी ना करना है, कंपेयर थोड़ी ना करना है, सेग्रीगेट थोड़ी ना करना है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है अधिक त्रुटि वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना। अब बच्चा गलती कर लिया है और उसको दंड के तरफ में आप और भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हैं, तो गलती पे गलती गलती पे गलती करते जाएगा, मतलब वो सीख ही नहीं पाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा कह रहा है त्रुटि सुधारने के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना। मतलब हम उसको समझाएंगे नहीं कि इसका सही आंसर ये होगा और कैसे होगा, वो नहीं समझाएंगे, बस उसे बार बार हम अभ्यास करने के लिए मतलब और भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड हम दे देंगे तो प्रैक्टिस करने के लिए, तो उससे थोड़ी ना वो समझ जाएगा। चौथा कह रहा है त्रुटियों को समझना क्योंकि वो छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि बच्चा अगर गलती कर रहा है तो हम उस गलती को समझेंगे कि कहाँ पे गलती कर रहा है, क्योंकि सारे बच्चे एक जगह पे तो गलती नहीं करेंगे, कोई बच्चा कहीं पे गलत कर रहा है, कोई बच्चा दूसरे जगह गलत कर रहा है। तो उससे हमें बच्चों के लेवल का पता चलेगा कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है और कहाँ पे हमारी कमी है। बच्चे में कमी नहीं है, आप में कमी है तभी वो बच्चा नहीं सीख रहा है। अगर आप में कमी नहीं होती तो बच्चा को आप अच्छे ढंग से सिखा लेते, क्योंकि वो अच्छा टीचर थोड़ी ना होता है जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट को सिखा ले। अच्छा टीचर वो होता है जो वीक स्टूडेंट को अच्छे ढंग से सिखा के इंटेलिजेंट बना दे। तो हमें वैसा टीचर बनना है जो कि वीक स्टूडेंट को भी अच्छे से सिखा के इंटेलिजेंट बना दे, ना कि सिर्फ इंटेलिजेंट को ही इंटेलिजेंट बनाते जाए। तो ये कोई टीचर का निशानी थोड़ी ना हुआ। अब ये क्वेश्चन है हमारा कथन और तर्क वाला। अभिकथन कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। तो हाँ सही बात है कि अगर बच्चा में मिसकॉन्सेप्शन है तो उस पर हमें चर्चा करना है, डिस्कस करना है, तो ये तो सही कह रहा है। उसका तर्क दे रहा है कि यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। तो हाँ बच्चा को अच्छे ढंग से हम सोचने के प्रति, मतलब बच्चा भ्रांति के बारे में सोचेगा या मिसकॉन्सेप्शन के बारे में हम भी टीचर सोचेंगे कि हाँ बच्चा यहाँ पे कैसे मिसकॉन्सेप्शन हो गया, उसको हम ठीक करेंगे ना। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा सही है। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे ये कथन रीजन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है उपेक्षा, इग्नोर की बात कर रहा है जो कि नेगेटिव होता है, और वहीं अपॉर्चुनिटी की बात हो रहा है, अवसर की बात हो रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। जैसे क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है। तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। मतलब जो बच्चा कम क्षमता वाला है, मतलब जो अच्छे ढंग से नहीं सीख रहा है, उसकी हमें उपेक्षा करनी है, उसे इग्नोर करना है। तो ये तो गलत हो गया ना, हमें तो सबको ठीक से लेकर के चलना है। अभी जस्ट हम अभी पीछे क्या बताएं कि जो वीक है हमें उसे इंटेलिजेंट बनाना है, ना कि सिर्फ इंटेलिजेंट पे हमें ध्यान देना है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, मतलब डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट हमें नहीं बनाना है। अरे भाई कैसे नहीं बनाना है, मतलब भाई आप हिटलर थोड़ी ना है कि कक्षा में एकदम बोलेंगे कि ऐसे तुमको बैठना है, ऐसे तुमको ये रट के आना है, ऐसा नहीं करना है। हमें क्लास में हमें डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट बना के रखना है, प्रजातंत्र का हमें इन्वायरमेंट बना करके रखना है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये
ये एकदम सही कह रहा है कि विद्यार्थियों को हमें इनकरेज करना है कि वो अच्छे ढंग से प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होनी चाहिए। मतलब सिर्फ हमें बुक सेंटर्ड क्लास को बना लेना है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। और सारे नियम जो है वो शिक्षक निर्धारित करेंगे, मतलब बच्चा को सिर्फ रूल्स के हिसाब से करना है, तो ये तो शासक की बात हो जाएगी कि जैसे शासक जो होता था हिटलर वगैरह जो शासन करता था तो किसी को भी उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था, तो ऐसा थोड़ी ना हमें क्लास में करना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इस बात को प्रस्तावित करता है? पहला कह रहा है शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थी से उपेक्षा करता है कि वो उनका पालन करे, वो अनुशासित रहे। अब हमें बच्चों से सिर्फ निर्देश देकर के उसका पालन नहीं करवाना है या सिर्फ हमें अनुशासन में ही नहीं रखना है, मतलब सिर्फ हमें डिसिप्लिन में ही नहीं रखना है। अब ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन को खत्म ही कर देना है, बट हमें डिसिप्लिन में उतना भी ज़्यादा नहीं रखना है, मतलब रिजिड हमें नहीं बनाना है बल्कि फ्लेक्सिबल बना करके चलना है। दूसरा कह रहा है कि शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थी से उन्हें लिखने को कहता है। मतलब सिर्फ हम बुक पढ़ा दिए और ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए क्वेश्चन का आंसर, उसी से बच्चा सीख लेगा, ये भी गलत हो गया ना। तीसरा कह रहा है कि शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। तो ये एकदम सही कह रहा है कि विद्यार्थियों को हम अवसर देंगे कि अच्छे ढंग से वो खोज करे या अन्वेषण करे, और उसके बाद अलग अलग ढंग से बच्चों को हम बोलेंगे कि प्रश्न करें। प्रश्न पूछने की तो एकदम आज़ादी देनी है, क्लास में पूरी आज़ादी रहनी चाहिए कि बच्चे आपसे जितना चाहे उतना क्वेश्चन कर सके। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उसमें विद्यार्थी की भागीदारी कम से कम होती है। मतलब सिर्फ हम टीचर नियंत्रित करेंगे कक्षा को, मतलब विद्यार्थी की कोई भागीदारी नहीं होगी, तो टीचर तो पीट पीट करके नियंत्रित करवाएगा ना। बच्चा अगर इंटरनल मोटिवेटेड नहीं रहेगा तो क्या होगा, 2 थप्पड़ खा लेगा और फिर भूल जाएगा, उसको कहेगा कि अरे कोई बात नहीं, फिर आएंगे फिर 2 थप्पड़ लगा देंगे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बच्चों को हमें अच्छे ढंग से अगर डिसिप्लिन में रखना है तो उसे इंटरनल मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी बच्चा अच्छे ढंग से सीख भी पाएगा, वो मोटिवेटेड रहेगा तो टीचर का रिस्पेक्ट भी करेगा। वैसे आपसे थोड़ा देर के लिए डरेगा, बाद में आपके पीछे गाली देगा, और क्या कर सकता है। तो ये भी फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा, मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब हमें इमोशनल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे कर रहा है, संवेगात्मक विकास की बात कर रहा है। तो पहला कह रहा है कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, डेमोक्रेटिक क्लासरूम, एकदम सही कह रहा है। हमें क्लासरूम को डेमोक्रेटिक बनाना है, प्रजातांत्रिक बनाना है, तो ये सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि अध्यापक की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। मतलब सिर्फ माता पिता का अगर कार्य है तो आप स्कूल काहे का खोल करके रखे हैं, झाल बजाने के लिए खोल के रखे हुए हैं, आपकी भी सहभागिता है ना, तो ये सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कक्ष का नियंत्रित परिवेश, मतलब कंट्रोल्ड क्लासरूम। हम अभी जस्ट क्या बताएं कि हमें फ्लेक्सिबल बनाना है ना, लचीलापन लेकर के चलना है उसमें, तो ये भी थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, ऑथोरिटेरियन क्लासरूम। मतलब सिर्फ हम कक्ष में अधिकारवादी मतलब ऑथोरिटेरियन की बात कर रहा है कि हमारी ऑथोरिटी है कि इस तरह से हमें ये काम करवाना है चाहे जैसे भी हो, तो ये भी तो गलत हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी आप पेडागोजी का क्वेश्चन करिएगा ना, तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया तो उसके बाद जस्ट हम इस ऑप्शन को दे करके और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे, ये नहीं करना है, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि उससे अच्छा ऑप्शन आपको नेक्स्ट वाले में पॉइंट पे मिल जाए, तो हमें अच्छा ऑप्शन को चूज करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुशासित किया जा सकता है। मतलब कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम की बात हो रहा है कि इसको हम कैसे सुशासित कर सकते हैं। पहला कह रहा है बच्चों के वार्तालाप द्वारा, चिल्ड्रंस टॉक, ये एकदम सही कह रहा है, बच्चों से हम अगर टॉक करेंगे, वार्तालाप करेंगे तभी वो सही हो पाएगा। दूसरा कह रहा है अध्यापक के संवेग द्वारा, मतलब टीचर का भी इमोशन को हमें ध्यान रखना है, तो एकदम सही है, टीचर का भी इमोशन ध्यान रहेगा, स्टूडेंट का भी इमोशन हमें ध्यान रखना है। तीसरा कह रहा है बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंध द्वारा, ये तो एकदम सही कह रहा है कि बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंध इस तरह का आपको देखे तो कहीं भी आंख बंद करके इसको सही कर देना है, मतलब आंख बंद करके नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर पे आंख बंद करके करिएगा तो हो सकता है दूसरा ऑप्शन टिक हो जाए और आपका 1 नंबर कट जाए और आप आके हमें कमेंट बॉक्स में गाली देना शुरू कर दे कि आप ही तो बोले थे आंख बंद करके टिक करने का, मजाक कर रहे थे। चौथा कह रहा है बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन, मतलब एक्सटर्नल हमें डिसिप्लिन बनाना है, तो एक्सटर्नल डिसिप्लिन नहीं बनाना है बल्कि इंटरनल हमें बनाना है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। यहाँ पे भी वही बात कर रहा है, इंक्लूसिव क्लासरूम की बात कर रहा है और पॉजिटिव लर्निंग की बात हो रही है, सकारात्मक रूप से सीखने की बात हो रही है। पहला कह रहा है एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, मतलब सिर्फ हम फिक्स टाइम टेबल पे आ करके और टाइम पे जाएंगे और टाइम पे आएंगे, उससे थोड़ी ना पढ़ाई हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है पुरस्कार एवं सजा, मतलब दंड और रिवार्ड की बात कर रहा है, ये भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है बच्चों के संवेग को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, ये सही कह रहा है
कि चिल्ड्रंस के इमोशन को हमें ध्यान रखना है और इसे लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा हमें बनाना है। चौथा कह रहा है बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके एक अलग समूह बनाकर, मतलब बच्चों को हमें समूह बनाना है। जब भी उसके पेरेंट्स आएंगे और आपको कूट देंगे, कहेंगे कि क्या मेरा बच्चा क्या है, मतलब अच्छा बच्चों को आप अलग ग्रुप बना दीजिएगा और कमजोर बच्चों का अलग ग्रुप बना दीजिएगा, तो उसका बाप आकर के आपको पीटेगा नहीं। जिस तरह से आपका खुद का बच्चा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तरह से सबका बच्चा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें सारे बच्चों को एक समान लेकर के चलना है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहा है कि उसमें चिल्ड्रेन क्या होते हैं। तो चिल्ड्रेन खाली स्लेट होते हैं? नहीं भाई, ब्लैंक स्लेट तो होते ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। छोटे वयस्क थोड़ा देर के लिए मान सकते हैं, छोटा वयस्क मिनिएचर एडल्ट हम मान सकते हैं, बट आगे का ऑप्शन हम देख लेंगे। तीसरा कह रहा है निष्क्रिय अनुकारक, मतलब पैसिव इमिटेटर की बात कर रहा है, ये भी गलत हो गया, बच्चों को हमें निष्क्रिय नहीं मानना है। चौथा कह रहा है सक्रिय अन्वेषक, एकदम सही कह रहा है एक्टिव एक्सप्लोरर, तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाँ, अगर इस तरह का नहीं दिया रहता तब हम सेकंड को लेकर के चल सकते थे, बट हमारा उससे बेटर ऑप्शन दिया है। जस्ट हम अभी आपको क्या बता रहे थे कि पेडागोजी में क्या होता है कि 2-3 ऑप्शन सही रहेगा, तो जो ज़्यादा बेटर होगा उसको हमें लेकर के चलना है। नेक्स्ट टैग वर्ड है हमारा वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, रियल लाइफ या डे टू डे लाइफ से हमें कनेक्ट करना है एजुकेशन को, तो ये हमारा पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ की बात कर रहा है, एनसीएफ 2005 की बात कर रहा है, मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, मतलब बच्चा चिंतन करता है तो इसको आप कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। पहला कह रहा है विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, मतलब आपको क्या टीचर बना दिया गया सिर्फ बच्चों को कोचिंग देने के लिए, तो ये तो गलत हो गया ना। दूसरा कह रहा है खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, बस यहाँ पे हो गया ना, वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात कर दिया ना। विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करना, एक और दो टैग वर्ड हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये एकदम सही हो जाएगा। और वैसे भी कोचिंग नहीं चलाना है भाई, जो भी हमारे गवर्नमेंट टीचर बनने वाले हैं वो ध्यान रखें कि वो रूल के अगेंस्ट है, कोचिंग नहीं चलाना है, बच्चों को हमें कोचिंग नहीं देना है। हाँ, फ्री में आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में कोचिंग आप दे दीजिए, बट पैसा लेके कोचिंग नहीं देना है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है गणित की सभी पाठ्य पुस्तक का पुनर्लेखन करना, मतलब सिर्फ हमें रीराइट करवाना है, मतलब बुक को पूरा राइट करवा दीजिएगा कॉपी में, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा कह रहा है विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक देना, मतलब सिर्फ हम बच्चों को सवाल दे देंगे उससे बच्चा सीख लेगा, ये भी गलत हो गया। तो सारा ऑप्शन गलत है, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेशन देखने में मजा आ रहा है ना भाई, कोई दर्द तकलीफ समस्या तो नहीं है ना आप लोगों को। हाँ, अगर बोर फील कर रहे हैं तो क्या ही कहें, जोक तो हमें आता नहीं है, और फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं बुरा से बुरा जोक भी आप लोगों के बीच लेकर के। नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी की बात हो रही है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से भी प्रेरित रहे। वाह, कितनी अच्छी टीचर है भाई, हम लोगों के टाइम तो ऐसी टीचर मिली नहीं थी कि इंटरनल मोटिवेट हम लोगों को करे। अगर उस टाइम हम लोगों को इंटरनल मोटिवेट करने वाली टीचर मिली रहती तो क्या ही बात। तो उसे क्या करना चाहिए, उस टीचर को क्या करना चाहिए अगर वो चाहती है कि बच्चा को आंतरिक रूप से भी प्रेरित करे। पहला कह रहा है कि उसे कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में तुलना करना चाहिए। अरे भाई, अभी टीचर को हम इतना तारीफ कर दिए टीचर की, और ये अब प्रतियोगिता करना चाह रही है, तुलना करना चाह रही है, तो ये तो गलत हो गया ना, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहा है बच्चों में डर और चिंता पैदा करना, बच्चों में हमें डर नहीं पैदा करना, चिंता नहीं पैदा करना, बच्चों को हमें डराना नहीं है, आप भूत थोड़ी है कि बच्चों को डरा दीजिएगा। तीसरा कह रहा है भौतिक पुरस्कार देना, सिर्फ हम फिजिकल रिवार्ड देने से बच्चों को कुछ नहीं करवा सकते हैं। चौथा कह रहा है बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को ही प्रेरित करना चाहिए। ये एकदम सही है कि बच्चा अगर क्यूरियस रहेगा, मतलब बच्चे में सीखने की अगर जिज्ञासा रहेगी तो उसे आनंद आएगा पढ़ाई करने में और वो ज़्यादा से ज़्यादा और पढ़ना चाहेगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को हमारा कोई भी लैंग्वेज बुरा लगता है तो उसके लिए सॉरी, आज थोड़ा अच्छे मूड में है इसलिए हमको भी थोड़ा हंसने का मन है। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है रोजगार या व्यावसायिक या उच्च ग्रेड की शिक्षा देने की अगर बात हो तो ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है, क्योंकि बच्चों को हमें व्यवसाय के लिए थोड़ी ना पढ़ाना है या सिर्फ रोजगार के लिए थोड़ी ना पढ़ाना है। अगर हमारे पेरेंट्स रोजगार के लिए पढ़ाए रहते तो आज हम आपको यूट्यूब पे थोड़ी ना पढ़ा रहे होते, क्योंकि हमको तो पैसा मिल नहीं रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा एनसीएफ की बात कर रहा है, उसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। मतलब अगर हम बच्चों को मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं तो कौन सा उद्देश्य उसका नहीं है। तो पहला कह रहा है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। तो ये तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत लग रहा है कि उच्चतर की बात कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। मतलब उच्च ग्रेड की शिक्षा तो हमें थोड़ी ना देना है, हमें बच्चों को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की बात करना है, लॉजिकल थिंकिंग की बात करना है। तो दूसरा कह रहा है गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना, मतलब चिल्ड्रंस लाइफ से हमें उसके कनेक्ट करना है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, तो ये भी एकदम सही कह रहा है। चौथा कह रहा है कि तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, तो ये भी सही कह रहा है। लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट करने की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही है। मतलब तीनों ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है और जो गलत है वही सही है। क्यों भाई? क्योंकि पूछा ही नहीं है।
अगर सेशन देखने में मजा आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है मातृभाषा, मदर टंग की बात कर रहा है, उसे हमें इंकरेज करना है, मदर टंग को लेकर के चलना है हमें। तो क्वेश्चन कर रहा है भाषाओं के अधिगम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। फिर से निगेटिव वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पहला कह रहा है मातृभाषा बेहतर संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करती है, तो एकदम सही कह रहा है ना, मातृभाषा से हमें संज्ञानात्मक विकास तो होता ही है। दूसरा कह रहा है मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित करती है, मतलब हम अगर हिंदी जानते हैं तो क्या इंग्लिश को सीखने में वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, बाधित कर रहा है? नहीं भाई, नहीं कर रहा है। तो ये ऑप्शन गलत है और जो गलत है वही सही है। क्यों? क्योंकि पूछा ही नहीं है। तीसरा कह रहा है मातृभाषा अंतः व्यक्तिक संप्रेषण कौशलों को सुगमता प्रदान करता है, तो ये भी सही कह रहा है। चौथा कह रहा है मातृभाषा सीखने से अवधारणात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है, ये भी सही कह रहा है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा क्योंकि 3 ऑप्शन सही है और यहाँ पे सेकंड गलत है और जो गलत है वही तो सही है। अब हमारा नेक्स्ट टैग वर्ड है बहुभाषिता, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात कर रहा है। मातृभाषा आधारित बहुभाषिता क्या है? प्रत्येक शिक्षार्थी अपने विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करता है और उसके बाद अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करता है। ये जरूरी थोड़ी ना है कि हम अपने मातृभाषा में सीखें और उसके बाद इंग्लिश पढ़ना एकदम इंपॉर्टेंट है, ऐसा थोड़ी ना, फिक्स थोड़ी ना है कि इंग्लिश ही हमें पढ़ना है, तो ये तो देखते ही गलत कर देना है। दूसरा कह रहा है सभी विद्यार्थी मातृभाषा या घर की भाषा माध्यम के रूप में, तो हाँ मातृभाषा को हमें लेके चलना है, बट फिर भी हम आगे का ऑप्शन देखते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आरंभिक शिक्षा विद्यालय में मातृभाषा घर की भाषा में आरंभ करता है और बाद में अधिक भाषाओं से जोड़ता है, तो ये एकदम सही कह रहा है कि छोटा बच्चा जब आएगा तब जब उसे अच्छे ढंग से हिंदी नहीं आएगी बात करने, अगर उसके पेरेंट्स घर में बात करते होंगे की करी छे, तो उसी हिसाब से ना वो भी बात करेगा, तो उसे हमें लेके चलना है। ऐसा थोड़ी ना कि उसे बेवकूफ़ समझना है, उसे बेवकूफ़ समझे उसके पापा आएंगे 2 रेपटा आपको लगा के चले जाएंगे, क्योंकि आपका बच्चा बच्चा और दूसरे का बच्चा क्या, सबके बच्चा को अपना ही बच्चा समझना है भाई। पेडागोजी में हमें बच्चों को भगवान का रूप समझना है और दूसरे के बच्चों को अपना बच्चा समझना है। अब अपना का मतलब ये नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा ही समझ लीजिएगा, एक्स्ट्रा समझिएगा तो फिर मार खाने के लिए रेडी रहिएगा। चौथा कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों में अभिभावकों की मांग को पूरा करने के लिए अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होना, मतलब सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ा देंगे तो उसी से सब कुछ हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है विभिन्न संदर्भ की बात कर रहा है, डिफरेंट की बात कर रहा है, अलग। क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए, मतलब अगर बच्चों से हम रोल प्ले करवा रहे हैं, मतलब अगर हम कोई भी चीज़ का नाटक वगैरह करवा रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो बच्चों को अभिनय सिखाना, मतलब हमको बच्चों को हीरो थोड़ी ना बनाना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, तो सिर्फ एक पद्धति के रूप में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, बट फिर भी मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए इसको मान लेते हैं। तीसरा कह रहा है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, ये एकदम सही कह रहा है कि अलग अलग संदर्भ में हमें भाषा प्रयोग का अवसर प्रदान करना है, तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है बच्चों को अनुशासित रखना, बच्चा को सिर्फ अनुशासित नहीं रखना है भाई, आप एक टीचर है, आप भी अनुशासित रह लीजिए ना कि बच्चों को नहीं पीटना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट डे के क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। थैंक यू।